everyone, this is our first chapter of Political Science class 12th NCERT and the chapter name is Cold War Era। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कोल्ड वॉर एरा क्या था, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले ये थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं अपने वर्ल्ड की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा कब हुआ था? 1914 से 1918 तक, और सेकेंड हुआ था 1939 से 1945 तक। इसी के बाद हमारा कोल्ड वॉर आएगा, इसलिए थोड़ा सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसी के जस्ट बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या था कि आपकी दो पावर्स थी, एक अलाइड पावर और एक एक्सिस पावर। अलाइड पावर है वो जीत गई थी और एक्सिस पावर है वो हार गई थी। देखते हैं अलाइड पावर में क्या था। अलाइड पावर में आपका यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और ब्रिटेन थे, और एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान। इतना तो आपको पता ही होगा कि जापान में जब आपके हिरोशिमा और नागासाकी में दो बॉम्ब ट्रांसपोर्ट किए गए थे और वो यूएसए ने करे थे, जिनका नाम था लिटिल बॉय एंड फैट मैन। तो ये जो बॉम्ब थे 1945 में करे गए थे। इसी के साथ आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो एंड हो चुका था। तो इतना तो आपको दिख गया होगा कि लिटिल बॉय और फैट मैन के मतलब हिरोशिमा और नागासाकी में डाले जाने के बाद आपकी जो अलाइड पावर है वो जीत गई थी। अलाइड पावर जीत गई थी तो आपकी वर्ल्ड में 2 सुपर पावर्स बच गई थी, यूएसए और यूएसएसआर। क्वेश्चन माइंड में आया होगा कि 4 जीते थे तो 2 ही सुपर पावर क्यों बची? क्योंकि जो फ्रांस और ब्रिटेन थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। हाँ, माना कि जीत गए थे, बट वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। अब लड़ने के बाद उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतनी वेपन्स नहीं थे कि वो दोबारा सुपर पावर की फॉर्म में खड़े हो सके। तो यूएसए और यूएसएसआर जो थे वो 2 सुपर पावर की फॉर्म में थे। और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा स्टार्ट हो गया था 1945 के बाद कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के स्टार्टिंग में क्या था, जो यूएसए और यूएसएसआर था, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आर्म फोर्सेस की रेस लगी रहती थी कि कौन क्या करता है ज़्यादा, कौन क्या करता है, कौन मून पे जाता है, कौन ज़्यादा वेपन्स बनाता है, कौन न्यूक्लियर वेपन्स को ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करता है, कौन देखता है उन्हें, कौन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जिसकी हेजेमनी है, किसकी ज़्यादा पावर है। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों में लगी रहती है। फिर अब इस चीज़ को हम ख़त्म करते हैं। अब हम देखते हैं कि चैप्टर में क्या है। कोल्ड वॉर का मतलब देखते हैं। कोल्ड वॉर क्या था? कोल्ड वॉर को हम हिंदी में बोलते हैं शीत युद्ध। और जो ये आपका शीत युद्ध था, कोल्ड वॉर था, ये था विदाउट वेपन्स एंड गन्स। मतलब इसके अंदर यूज़ नहीं किया गया था वेपन्स और गन्स का। मतलब लगा लो कि हम एक्चुअली सोचते ये हैं कि वॉर आ गया पीछे, तो वॉर है तो भाई कोई वॉर हुआ होगा, जंग छिड़ी होगी खूब अच्छी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इस वॉर के अंदर कोल्ड वॉर हुआ था ये, और इसके अंदर कंपटीशन चल रहा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, आर्म फोर्सेस को लेके। तो इसमें वेपन्स का यूज़ नहीं किया गया था, ना ही कोई गन का यूज़ किया गया था। इसमें ओनली कंपटीशन चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। इसी को हमने कोल्ड वॉर कहा है। अब हम आते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था? आप देखेंगे, अगर यूएसए मैप में देखते हैं, यूएसए के जस्ट नीचे एक छोटा सा देश है क्यूबा, और यूएसएसआर तो आपको पता ही है। तो यूएसए यूएसएसआर के बीच में भिड़ंत थी कि उनको आपस में लड़ रहे थे, कौन ज़्यादा रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे बनाता है, कौन साइंस टेक्नोलॉजी में आगे है, कौन आर्म फोर्सेस में आगे हैं। तो इसीलिए इनके बीच में कंपटीशन चल रहा था। आपकी यूएसए की जो आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिज्म है, और यूएसएसआर की है वो कम्युनिज्म है, उसको हम सोशलिज्म बोलते हैं। और जो यूएसए की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म है, लिबरल डेमोक्रेसी। कैपिटलिज्म क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास पावर्स होती है, राइट्स होते हैं कि हम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, हम अपना प्राइवेट ऑनरशिप रख सकते हैं। बट यूएसएसआर में ऐसा, मतलब जो कम्युनिज्म में वो ऐसा नहीं होता। सारी चीज़ें जो है वो गवर्न की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यूएसए और यूएसएसआर की जो मेन रीज़न था वो आइडियोलॉजी को लेकर था। मेन जो डिफरेंस था वो आइडियोलॉजी को लेकर था कि आइडियोलॉजी इन दोनों की मैच नहीं खाती थी। ठीक है, तो ऐसे ही क्यूबा की आइडियोलॉजी भी कम्युनिज्म थी। तो ऑब्वियस सी बात है, यूएसएसआर और क्यूबा है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी मैच करती थी। और क्यूबा सोचता था कि यूएसएसआर मेरा हमेशा साथ देगा, और यूएसए के बिल्कुल नीचे था वो, बहुत ज़्यादा नीचे क्यूबा बिल्कुल सटीक था। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया यूएसएसआर ने। यूएसएसआर ने क्या करा, अपनी जो न्यूक्लियर मिसाइल थी वो उसने कहाँ पोस्ट कर दी? उसने पोस्ट कर दी क्यूबा पे, और शिप्स के उससे इसने ट्रांसपोर्ट करी वो, और उसको अपना मिलिट्री बेस बना लिया 1962 में। अप्रैल 1962 में क्यूबा को मिलिट्री बेस बना लिया अपना यूएसएसआर ने। ठीक है,
फर्स्ट थिंग, यूएसएसआर की जो लीडर थे वो थे निकिता क्रुश्चेव और यूएसए के थे जॉन एफ कैनेडी। तो उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस कर दी क्यूबा के अंदर, और उनके जो वेपन्स है वो भी यूएस के लिए, कि भाई हमें इंस्टॉलेशन करनी है यूएस में अपने वेपन्स की। तो इसलिए उन्होंने उसको मिलिट्री बेस बनाने की, कभी लड़ाई होती है तो वो क्यूबा से बहुत ज़्यादा आसान रहेगा मिलिट्री बेस बनाना। 3 वीक्स के बाद पता लगा इसको यूएसए को कि जो है वो प्लेस किए गए हैं न्यूक्लियर वेपन्स क्यूबा के अंदर। तो ये अवेयर हो गए, और जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी वो भी बहुत ज़्यादा, उनका भी थोड़ा ऐसा हो गया था कि नहीं, मुझे बताए बिना इन्होंने प्लेस करे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी यूएसए से कि हम अपना मिलिट्री बेस बना रहे हैं क्यूबा को, इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी। तो इसी वजह से इसके बाद आफ्टर 3 वीक्स के बाद क्या हुआ कि इन्होंने स्टॉप कर दिया उनके वेपन्स को आना, शिप्स को उन्होंने रोक दिया। और उनकी जो 3rd वर्ल्ड वॉर होने वाला था, क्योंकि जो भी कंट्रीज़ थी वो ये सोच रही थी कि नहीं अब तो 3rd वर्ल्ड वॉर होगा ही, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3rd वर्ल्ड वॉर होने से बच गया, ये कोल्ड वॉर ही होके रह गया। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में यही था कि आपके जो क्यूबा है उसको मिलिट्री बेस बना दिया गया था, और इसमें ही कोल्ड वॉर हो गया। इसको ही कोल्ड वॉर ज़्यादातर कहा जाता है, क्योंकि अगर हॉट वॉर होने से ये बच गया, क्योंकि इसमें जो टू कंट्रीज़ हैं इनके बीच में बहुत बड़ा वॉर हो जाता अगर मिलिट्री बेस से अटैक हो जाता। तो इससे अच्छा इन्होंने इसको कोल्ड वॉर ही रखा, इसके अंदर कोई भी मिलिट्री अलायंस का यूज़ नहीं करा, और इन्होंने कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट किया। नेगोशिएशन से इनका जो है वो सॉर्ट आउट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं अलाइज़ की, कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या डिफरेंस थे और क्या अलाइज़ बनाए गए थे। तो जो आपका यूएसए था, यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें क्या था कि इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो आप सभी को बताया था मैंने, कैपिटलिज्म थी, और यूएसएसआर की कम्युनिज्म। तो इसी तरह से इसकी जो आइडियोलॉजी थी उसको लिबरल डेमोक्रेसी को भी रिप्रेजेंट करती थी, और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री थी ये, और जो यूएसएसआर थी वो सेकेंड वर्ल्ड कंट्री थी। अब क्या था कि जो अलग अलग ब्लॉक्स बनाए हुए थे, यूएसए का था कैपिटलिस्ट ब्लॉक और यूएसएसआर का था कम्युनिस्ट ब्लॉक। इनके जो अलाइंसेस थे, तो यूएसए ने अलाइंसेस बनाया था अपना, उसको बोला था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो फुल फॉर्म है नाटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बनाई थी अप्रैल 1949 में। और इसी तरह से इसी के अगेंस्ट जो यूएसएसआर है उसने बनाया था वार्सो पैक्ट। ये बनाया था पोलैंड में साइन हुआ था ये, और 1955 में हुआ था। नाटो के अगेंस्ट बनाया गया था, ये मैंने आपको बता दिया। और क्या था कि जो यूएसए है उसने सीटो और सेंटो भी बनाए थे। सीटो क्या था, साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जो सीटो था इसको हम मैनिला पैक्ट भी बोलते हैं, और जो सेंटो है इसको हम बगदाद पैक्ट भी बोलते हैं। और सीटो ऑर्गेनाइज हुआ था सितंबर 1954 में, और ऐसे ही सेंटो हुआ था 24 फैब 1955 में। ऐसे ही आपके जो यूएसएसआर है इसने वार्सो पैक्ट बना लिया था, मैंने आपको बताया। तो इसी तरह से इन्होंने अपने अपने अलायंस बना लिए। अलायंस की ज़रूरत ही क्या थी, क्वेश्चन दिमाग में आया होगा। अलायंस की ज़रूरत ये थी कि जो स्मॉल स्टेट्स थी वो इनमें जुड़ने लग गई, कुछ यूएसए के साथ, कुछ यूएसएसआर के साथ। जैसे कि यूएसए के साथ जुड़ गई थी फ्रांस, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ इसके साथ जुड़ने लग गई थी। छोटी छोटी स्टेट सुपर पावर्स के साथ अलाइड कर रही थी, ठीक है, उसके दोस्त बन रहे थे। फ़ायदा था जब भी बन रहे थे, तो फ़ायदा क्या था इनका देखते हैं। स्मॉलर स्टेट रिसीव क्या कर रही थी, प्रोटेक्शन रिसीव कर रही थी। जैसे कि आपको पाकिस्तान यूएसए के साथ था, तो वो प्रोटेक्शन कैसे चाहिए, किस बेस पे प्रोटेक्शन चाहिए उसको, इंडिया से। ऐसे ही अलग अलग कंट्री को प्रोटेक्शन चाहिए हर किसी से, तो प्रोटेक्शन बेस पे वेपन्स के लिए कि वेपन्स दे देते थे यूएसए वाले उनको, छोटी वाली कंट्रीज़ जो थी आपकी स्मॉलर स्टेट्स। सोशल पॉलिटिकल एड मिल जाती थी, ठीक है, एड प्रोवाइड कर देते थे, आपकी इकोनॉमिक एड प्रोवाइड कर देते, इकोनॉमिक हेल्प कर देते थे। तो इसी वजह से स्मॉलर स्टेट भी साथ थी, ठीक है। जितने भी थी कंट्रीज़ छोटी छोटी, तो वो साथ हो गई थी। उन्होंने अलायंस बना लिया था कि भाई मेरे पे अटैक होगा तो मेरा यूएसए साथ दे देगा, या फिर यूएसएसआर साथ दे देगा। ऐसे ही सुपर पावर्स जो है उनको क्या ज़रूरत पड़ गई थी, सुपर पावर्स को ज़रूरत पड़ गई थी वाइटल रिसोर्सेज, मिनरल्स, ऑयल। जैसे कि मान लीजिए जो ये आपकी अरब कंट्रीज़ है, इराक, ईरान,
तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं इनके अंदर ऑयल की जो है वो बहुत ज़्यादा माइनिंग है, बहुत ज़्यादा माइंस हैं। तो इसलिए वहाँ से इन्होंने रिसोर्सेज कलेक्ट करने का सोचा, क्योंकि एक बात तो है ही, क्योंकि जैसे हाँ, हर एक कंट्री के पास अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं, वो कहीं खरीद नहीं सकता, वो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए सुपर पावर्स को भी चाहिए थे वाइटल रिसोर्सेज, मिनरल्स, ठीक है, टू स्पाई ऑन ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे पर नज़र रखना, ठीक है, एक दूसरे पे निगरानी रखना, कौन क्या कर रहा है, कौन सी कंट्री। मिलिट्री सपोर्ट भी मिल जाता था, ठीक है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी मिल जाता था इनको, सुपर पावर्स को इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिल जाता था, इसीलिए ये एक दूसरे के लिए अलायंस बन गए थे। तो इसी तरह से था अलायंस, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस, ठीक है। इसी वजह से स्मॉलर स्टेट रिसीव करती थी प्रोटेक्शन, वेपन, सोशल एंड पॉलिटिकल एड एंड इकोनॉमिक एड। अब बात करने वाले हैं हम कौन कौन से एरियाज़ थे कोल्ड वॉर के, कि उस टाइम पे कौन कौन से एरियाज़ में आपका कोल्ड वॉर हुआ था। तो उसको देख लेते हैं एक बार। ये कौन सी जगह आई है? सबसे पहले क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो कि हम देख चुके हैं। क्यूबा में जो भी मिलिट्री बेस बनाया था उससे हमारा जो है वो हॉट वॉर हो जाता, बट नेगोशिएशन से वो नहीं हुआ। तो इसी तरह से हम एरियाज़ देखते हैं कौन कौन से थे। और था आपका कुरियन वॉर। कुरियन वॉर हुआ था 1950 से 1953 तक। ऐसे ही आपका बर्लिन में हुआ था, ऐसे ही आपका कोंगो में, ऐसे ही आपका वियतनाम में, ऐसे ही आपका अफगानिस्तान में। और इन वॉर्स में आपके लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे, ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता, इसीलिए दोनों कंट्रीज़ ने अवॉइड करा वॉर को, और ये कोल्ड वॉर होके ही रह गया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्राइसिस थे और वॉर्स थे जो अलायंसेस के बीच में हुए थे, बट उन्होंने अपनी जो लिमिट्स है वो क्रॉस नहीं करी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नैम की। नैम क्या था? अब मैंने आपको बताया था वेस्टर्न अलायंस बनाया था, ईस्टर्न अलायंस बनाया था, ठीक है, जो यूएसए के साइड थे, जो यूएसएसआर के साइड थे। अब ऐसे भी तो होंगे जो किसी की साइड नहीं लेना चाहते होंगे, तो ऐसे भी थे। तो उनको क्या नाम दिया था? नाम। नाम की फुल फॉर्म क्या है? नॉन अलाइड मूवमेंट। नॉन अलाइड मूवमेंट के मेंबर्स कौन कौन थे? फाउंडिंग मेंबर्स हैं इंडिया, गाना, इजिप्ट, यूगोस्लाविया एंड इंडोनेशिया। इसके हमें ये भी याद करने पड़ेंगे कि इनके जो लीडर्स हैं वो कौन कौन थे। फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। और इजिप्ट के गमल अब्देल नसर, ये रूलर थे वहाँ के इजिप्ट के। ऐसे ही गना के थे क्वामी निक्रुमहा, ये पीएम थे वहाँ के। और यूगोस्लाविया में जीबे टीटो, ये प्रेसिडेंट थे वहाँ के। और इंडोनेशिया में सुकर्नो, ये वहाँ के प्रेसिडेंट थे। नाम जो था उन्होंने ऑफर्ड किया था डीकोलोनाइज कंट्रीज़ को कि हमारे में यहाँ शामिल हो जाए, जैसे कि एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। और थर्ड ऑप्शन था कि उन्होंने बोला कि आप है ना ज्वाइन मत करो किसी भी अलायंस को, ठीक है। ये रोक रहा था क्योंकि अगर ऐसा होता तो वर्ल्ड वॉर होता है। तो इन्होंने रोका कि को तुम इसमें मत इन्वॉल्व हो, तुम अलग ही रहो। नैम की जो फर्स्ट समिट हुई थी वही थी बेलग्रेड में 1961 में। इसमें इसको अटेंड करा था 25 मेंबर्स ने। और जो समिट के जो फैक्टर्स थे, 3 फैक्टर्स थे। कोऑपरेशन करना जितने भी हमारे मेंबर नेशन हैं उनके साथ, और जो ये कोल्ड वॉर हो रहा है इसकी जो टेंशन्स है इसको ज़्यादा ना बढ़ने दे रहा है, इसको ज़्यादा एरिया में ना स्प्रेड होने देना, ठीक है। और जो ड्रामेटिक एंट्री है, बहुत सारे न्यू कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ जो है, डीकोलोनाइज्ड कंट्री है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, इनकी जो एंट्री है वो रोकना, ठीक है। जो ये एंट्री अलायंस में ना हो पाए, ये नैम में ही हो जाए, क्योंकि जिससे हमारा जो वर्ल्ड वॉर है वो ना हो, उसको अवॉइड किया जाए। इसकी जो 18 समिट है वो हुई थी अजरबैजान में अक्टूबर 2019 में, ठीक है। नैम आपको पता है कि इन्होंने कोई भी अलायंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये पॉलिसी थी नॉन अलायंस की, ठीक है, जो किसी भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, किसी भी अलायंस को। और इसके अंदर नाम क्या था कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है, टेररिज्म से बचाएंगे एक दूसरे को, सोशल जस्टिस होगा, इक्वालिटी होगी, इन्वायरमेंटल इशू को देखेंगे। ये न्यूट्रलिटी थी कि जितने भी पॉलिसी थी, ये इसमें क्या था कि हमें स्टे अवे फ्रॉम वॉर, ठीक है, हमें दूर रहना है वॉर से, हमें वॉर के अंदर नहीं जाना है, हमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करना है, कोई भी पोजीशन नहीं चाहिए हमें, हमें वॉर से दूर रहना है। इसी तरह से ये था। और नैम में क्या था कि जो इंडिया है, इंडिया ने क्या था इंटरनेशनल डिसीजंस लिए थे कुछ, कि भाई नैम में जो है कोई भी बंदा किसी भी वॉर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है।
इंडिया का जो क्रिटिसिज्म बोला गया है कि नैम पॉलिसी को लेकर, वो क्या था कि जो इंडियाज़ का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो ये कहता है कि जो वो इंडिया था वो क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि ज्वाइन नहीं करना किसी भी अलायंस को, बट यूएसएसआर के साथ उसने वो ट्रीटी साइन कर दी थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की अगस्त 1971 में 20 ईयर्स के लिए। तो ये रिगार्डेड कर दिया गया था कि उसने सोवियत अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। तो इसी तरह से व्यू दिया गया था और कंट्रीज़ कह रही थी कि इंडिया के नैम की पॉलिसी के अगेंस्ट जाके उसको ज्वाइन करा है, वो यूएसएसआर के साथ हो गया है। तो ऐसा सब कहा जा रहा था। इसी से आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।